बनते चंद्रबोधी बनते सुगताना. पंचशील ध्वजार्थ, पंचशील ध्वजार्थ, पंचशील ध्वजार्थ. परेड रेशम ऑल इंडिया समता सैनिक दल पंचशील धम्मध्वज को जय भीम सल्यूट करेंगे. सल्यूट. जय भीम, जय भीम, जय भीम. परेड रेशम. यानंतर धम्मध्वज वंदना आपल्यासमोर सरस्वती अशोक सरस्वती बौद्ध हे आपल्यासमोर बोलतील. मी आधी म्हणणार आहे. माझं आपण सगळ्यांनी म्हणायचं आहे. सावधान. सावधान. वजीर संघात कायस, वजीर संघात कायस, अंगिरस सतं, अंगिरस सतालिनो, केशमस्सु हि अखिनं, केशमस्सु अखिनं, निलठाने हि रश्मियो, निलठाने हि रश्मियो, नीलवर्णा निच्छरन्ति, नीलवर्णा अनंतकाल भूदके, अनंतकाल भूदके. वज्रा समान काया धारण करणाऱ्या तेजस्वी भगवान बुद्धाच्या डोक्यावरील केस व दाढीतून आणि डोळ्याच्या निळ्या स्थानातून जी किरणे बाहेर पडतात तशा प्रकारचा निळा रंग अनंत काळापासून धरती आणि पाण्यात पसरलेला आहे. वजीर संघात कायस, अंगिरस सतादिनो, अंगिरस सतादिनो, हलितो चपक्षिनं, हलितो चपक्षिनं, विचक्षाने हि रश्मियो, विचक्षाने हि रश्मियो, पीतवर्णा निच्छरन्ति, अनंतकाल भूदके, वज्रा समान काया धारण करणाऱ्या तेजस्वी भगवान बुद्धाच्या त्वचेतून आणि डोळ्यांच्या पिवळ्या स्थानातून जी किरणे बाहेर पडतात तशा प्रकारचा पिवळा रंग अनंत काळापासून धरती आणि पाण्यात पसरलेला आहे.
सीतावा अन्य कुठेही वेणा शोभे तथागता की शाश्वत शक्ती तथागता की शाश्वत शक्ती स्वानुभवाने दान साधन्या या जन्मी विरमान साधन्या या जन्मी विरमान साधन्या या जन्मी विरमान अमृतवाणी ही गोदाची अमृतवाणी ही गोदाची ऐकले मुनी साधना ह्या जन्मी भूषणी पोटी दुःख निर्मिती भूषणी मोती दुःख निर्मिती भूषणी मोती दुःख निर्मिती असे विजातून अंकुरले असे विजातून अंकुरले दुःख बीज हे नष्ट कराया दुःख बीज हे नष्ट कराया दुःख बीज हे नष्ट कराया अष्टशील तुदान साधना या जन्मी विरमान साधना या जन्मी विरमान साधना या जन्मी विरमान अमृतवाणी ही गोदाची अमृतवाणी ही गोदाची ऐकते मुनी ध्यान साधना या जन्मी विरमान साधना या जन्मी विरमान साधना या जन्मी विरमान साधना या जन्मी विरमान
पूजनीय बनते चंद्रबोधि, यह आपको ये कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। शुरुआत में अपने आदर्श तथागत भगवान बुद्ध तथा बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी प्रतिमा को माला अर्पण करेंगे। पूजनीय बनते चंद्रबोधि अपने आदर्श को वंदन कर रहे हैं।
माला अर्पण कर रहे हैं। बनतेला असं ठेवा एक मिनिट. हे माला एक दोन आहेत ना हो दोनही माला एक माला इथं ठेवा एक माला बाबासाहेबांच्याला. हे पाहिलं काय ते आकार पाहिला घ्या तथागत भगवान तथागत भगवान बुद्ध की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. ते काही नाही जे तुम्ही तयार राहा तुमच्या तयारीत नाही झालं तर ते राहू द्या फोटोसाठी थांबवायचं नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर के विजय असो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. पूजनीय बनते चंद्र मोदी अपने आदर्श को नमन कर रहे हैं. नाही नाही भंतेजी तुम्ही लावलं म्हणजे मी साधू साधू साधु. सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि. लोकास वन्दामि भन्ते द्वारकयेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. द्वितीयम्पि लोकास वन्दामि भन्ते द्वारकयेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते. तृतीयम्पि लोकास वन्दामि भन्ते द्वारकयेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु अहं भन्ते ईशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहम्. महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर, सद्गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले, सद्गुरु कबीर महाराज, देवनाम प्रिय सम्राट अशोक, गाडगे बाबा, इन मानवतावादी सभी महापुरुषों को मैं शत शत नमन करता हूँ. पूजनीय भंते जो आज के इस अधिवेशन के अध्यक्ष है और हमारा पुण्य है कि जिनके 3 साल से हम लोग उनके डेट का इंतजार कर रहे थे. वे जगह प्रसिद्ध धम्म के अभ्यासक, शीलवंत और वेल ऑर्गेनाइजर पूजनीय भंते विनय रक्षिता जी और सभी भिक्खु संघ को मैं पंचांग प्रणाम करता हूँ. आज के इस अधिवेशन के उद्घाटन
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चरित्र लेखन और साधने प्रकाशन समिति के सचिव सदस्य, जाने माने अंबेडकरी विचारक, हमारे मित्र आदरणीय डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी, सभी महाराष्ट्र को एक क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में और बाबा साहब अंबेडकर के विचार और 2016 को जिन्होंने धम्म की दीक्षा ली, ऐसे कॉमरेड धनाजी गुरु जो चीफ गेस्ट है, ये अधिवेशन के जो 2 स्वागताध्यक्ष बनाए गए, एक अंबेडकरी विचारक है, शिक्षण संस्था में शिक्षण का प्रचार करते हैं, और सिलवान है, ज्ञानवंत भी है और सिलवंत भी है। ऐसे प्राचार्य आदरणीय सुनील जी वाकेकर सर, और जिनमें काम की एक धमक है, 16 एकड़ पहाड़ी खरीदकर जिन्होंने ऊर्जा भूमि का निर्माण शुरू किया, और दीक्षा भूमि का जो स्तूप है उससे 1.5 गुना बड़ा जो निर्माण कर रहे, तो ये निर्मिति में उनमें जो कुछ नेगेटिव है, इसमें धम्म की श्रद्धा बढ़ेगी, उनमें धम्म स्थापित होगा, ये आशा के साथ उनको हमने स्वागताध्यक्ष बनाया। वो चेतन जी कांबळे, और हमारे इस आयोजन के सभी साथी जिनका नाम लेने से समय चला जाएगा, इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लेता, और अलग अलग राज्य से और खास करके महाराष्ट्र से, और उसी में भी खास करके मराठवाड़ा और औरंगाबाद से आए हुए बुद्ध विहारों के सभी प्रतिनिधि, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय हिंद। साथियों, अधिवेशन तो हमने बहुत सुने हैं, पार्टी का अधिवेशन होता, संगठन का अधिवेशन होता, लेकिन बुद्ध विहारों का अधिवेशन शायद आपने पहली बार ये संकल्पना सुनी होगी। बुद्ध विहार समन्वय समिति का अधिवेशन नहीं है, और ना हमें बुद्ध विहार समन्वय समिति का ढिंढोरा पीटना है। हमें नया संगठन खड़ा करके समाज में और गलत मैसेज नहीं देना। बुद्ध विहार समन्वय करने की एक व्यवस्था है, बुद्ध विहार समन्वय समिति, ये एक व्यवस्था है। आप समझ रहे हैं कि मैं मेरे नाम के पीछे, मैं बुद्ध विहार समन्वय समिति का अध्यक्ष हूं, ये महासचिव हूं, इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसको बिल्कुल महत्व नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। ये एक केवल व्यवस्था है, काम के लिए, समन्वय के लिए व्यवस्था होना चाहिए, इसीलिए केवल ये एक व्यवस्था है। क्यों किया? इस अधिवेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? हमारे कंधे पर ये काम देकर बाबा साहब चले गए, धम्म की दीक्षा दी। अगर धम्म की दीक्षा नहीं देते तो आज अपने हालत कैसे होते?
अपन कहां पे होते? हमारे भाई लोग मातंग समाज है, सीपर समाज है, चमार समाज है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को महाराष्ट्र में ग्रहण नहीं किया, उनकी हालत जैसी होती उससे बदतर हमारी हालत होती। बाबा साहब ने हमको धम्म दिया, ये हमारे कई पीढ़ियों पर उपकार किया और इसीलिए हम उनको बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं। तो उस लायक बाप के बेटी भी लायक होनी चाहिए। अगर लायक बाप के बेटे नालायक होते तो नालायक बेटे के लायक बाप की लोग इज्जत नहीं करते, ख्याल में रखना। तो हमारे लायक बाप ने हमारे कंधे पर एक जिम्मेवारी दी कि भारत को बौद्धमय बनाना। दूसरी जिम्मेवारी दी कि बुद्ध धम्म गळ्यात मढ लटकवलं, लोळणं लटकवून गाय, जब गाय दौड़ती है तो उसको रोकने के लिए वो गाय का मालक वो बड़ी लकड़ी बांधता है, इतनी बड़ी। या ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें आनंद होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए और उसमें तुम आचरणशील होना चाहिए। नहीं तो महारों ने बुद्ध धर्म का उसकी विटंबना की, ऐसा लांछन हम पर नहीं लगना चाहिए, ये भी बाबा साहब ने बता दिया। अभी तक भारत बौद्धमय क्यों नहीं हुआ? महान भी बौद्धमय क्यों नहीं हुआ? कारण तो होगा ना, बगैर कारण से तो कुछ भी नहीं होता। तो बाबा साहब ने कहा था बुद्ध विहार होना, एक ऐसा धम्म ग्रंथ, त्रिपिटक लेकर तो तुम घूम नहीं सकते, लेकिन बाइबल जैसा, कुरान जैसा ऐसा धम्म ग्रंथ जो हाथ में लेकर हम लोग समाज में जा सकते, बाबा साहब लिखकर चले गए। अगर वो भी लिखकर नहीं चले गए होते तो हमारे बहुत झगड़े होते। मैं बोलता था मैंने जो लिखा ना वही ठीक है, बाकी सब गलत है। आज किसी के बाप की ताकत नहीं है बोलने की। बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा हुआ बुद्ध यानी धम्म, ये दरवाजा है। उसमें हम जो कहते हैं, बोलते हैं, उसकी वो परीक्षा है, उसमें नहीं है तो तुम गलत हो, इसके विपरीत बोलते हो तो तुम गलत हो। ये ऐसी व्यवस्था बाबा साहब ने बना दी। बुद्ध विहार बनाए हमने, लेकिन बुद्ध विहारों में बुद्ध विहार संस्कृति नहीं बनाई। क्या मतलब है उस बुद्ध विहारों का? प्रशिक्षित बौद्ध भिक्खु होने चाहिए तभी धम्म बढ़ेगा। बौद्ध भिक्खु तो बने, कुछ त्यागी बने, कुछ वैतागी बने। अनिक कसावो कासावम यो अत्थ परिदह्यस्यति अपेतोदम सच्चेन नसो कासावम अर्हति। जिसने अपने चित्त का माल नहीं धोया वो काषाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। यो चवंत कसावस्य शिलेषु सुसमाहितो अपेतोदम सच्चेन सवे कासावम अर्हति। जिसने अपने चित्त का मल धोया है वो ही काषाय वस्त्र का अधिकारी है। और बाबा साहब कहते थे तो ऐसा जिम्मेवार लोक सेवा करने वाला भिक्खु संघ निर्माण होना चाहिए। ये हमारे आदर्श, विनय रक्षिता जी, ये हमारे आदर्श। ऐसे भिक्खु होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। बीई है वो, बैचलर ऑफ इंजीनियर, ज्ञानी है, सभी भाषा, बहुत भाषा जानते भी हैं। ऐसे ज्ञानी लोग बौद्ध भिक्खु बनने चाहिए। ये तीन बातें होंगी और ढंग के उपासक होंगे
तभी भारत बौद्धमय होगा। इसमें एक बात हो गई, बुद्ध यानी धर्म, उनका धम्म ग्रंथ, ढंग के बुद्ध विहार नहीं बने, ढंग के बौद्ध भिक्खु नहीं बने और ढंग के बौद्ध उपासक भी नहीं बने। खुद को ऐसा बोलते कि मेरे बाद आंबेडकर के बाद मैं ही हूं, ये बोलने वाला। हर उपासक किसी न किसी पर टीका करता है, यह औकात भी नहीं देखता कि भिक्खुओं पर टीका करने की मेरी औकात है क्या, मेरे में वो चार दायक के गुण है क्या। नहीं है तो तुम भिक्खु के ऊपर टीका क्यों करते हो? पहले अपना तो अधिकार दिखाओ। जब ये बात होगी तब भारत बौद्धमय होगा। आज बौद्धों का समन्वय नहीं है क्योंकि बुद्ध विहारों का ही समन्वय नहीं है, क्योंकि बुद्ध विहार संस्कृति ही नहीं बनी है। मस्जिदों की संस्कृति है, चर्चेस की संस्कृति है, मठों की संस्कृति है, गुरुद्वारों की संस्कृति है, वैसे हमारे बुद्ध विहारों की भी संस्कृति है। बुद्ध विहार उपासकों ने बनाना और संघ को उसका दान करना, ये हमारी संस्कृति। जिस बुद्ध विहार में बौद्ध भिक्खु नहीं, वो बुद्ध विहार नहीं कहा जाता। हम तो बुद्ध भिक्खु को जब वर्षावास आता, बनते जी वर्षावास में हमारे विहार में आओ, और वर्षावास खत्म हो गया, बनते जी वर्षावास खत्म हो गया, आप कब जा रहे? इतना निर्लज्जपन हमारे में है, हम कैसे बौद्ध उपासक बने? और बाबा साहब कहते हैं जिस धर्म के उपासक लायक नहीं, उस धर्म को सुरक्षा नहीं है। धम्मा बुद्ध के विचारों के आधार पर जीवित है, तुम्हारे आधार पर जीवित नहीं है, क्योंकि हम लायक ही नहीं बने, उसके लायक ही अभी हम बने नहीं। रोने वालों के साथ लोग रोया नहीं करते, हंसने वालों के साथ लोग हंसा करते हैं। मैंने तो अवस्था को बता दिया, लेकिन रोना मेरा काम नहीं है। हमने उसके ऊपर में इलाज भी रखना चाहिए, और इलाज है भारत के सभी बुद्ध विहारों का समन्वय करना। मुझे मालूम है कि एक दिन में नहीं होगा, मेरे जीते जी भी नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए, ये तो अपने मन में होना चाहिए। मेरे बाद भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब जब तक मैं जिंदा हूं 25% काम तो मैं करके जाऊंगा, तब तक मरूंगा भी नहीं। और जब मरूंगा, मेरा काम करने वाला दूसरा उस जगह पे तैयार करके मरूंगा, और मेरे जीते जी उसके कंधे पर काम दूंगा, और तभी ये कारवा आगे बढ़ाएगा। 23 राज्यों में हमने कदम रखा, बहुत काम नहीं बढ़ा, क्योंकि इतना ही बात नहीं है। बुद्ध विहारों का काम करना बोले तो शेर के पिंजड़े में हाथ डालना है। मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, ऐसे बोलते हो। हम कर रहे हैं ना, तुमकी क्या जरूरत है, तुम्हारी क्या जरूरत है? किसी को सुधारना नहीं होना, उसका राज्य, उसका संस्थानिक बनना चाहता है। काय के लिए अध्यक्ष, काय के लिए महासचिव, काय के लिए? अरे जब सेवक होने चाहिए, तुम धम्म के सेवक बनो। धम्म बुद्ध विहार के पदाधिकारी नहीं मत बनो। बुद्ध विहार भिक्खुओं के लिए है, तुम्हारे पद लालसा के लिए बौद्ध विहार नहीं है। और जब तक कि ये नहीं होगा, भारत बुद्ध में नहीं होगा। यही उद्देश्य स्थापित करने के लिए, बुद्ध विहारों का समन्वय करने के लिए, केवल महाराष्ट्र वाले नहीं, पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम इन 3 राज्यों में घूमते। कभी गए अरुणाचल में, कभी सिक्किम में गए, कभी त्रिपुरा में गए, कभी तमिलनाडु में गए। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां का वातावरण, वहां का लोगों का संस्कार, और हमारी औकात नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, यंत्रणा भी नहीं है,
कौन जाएगा उधर? भीख मंगे लोग। हमारा भीख मंगापन हमने अभी भी खत्म नहीं किया। हमारी 3-3 मंजिली इमारत बनी, लेकिन धम्म के लिए दान देने की हमारी अभी भी हमारी नीयत नहीं बनी। पैसा नहीं तो कौन जाएगा अरुणाचल में? एक बार गया तो 35,000 रुपए का खर्चा है, तब और बोमदिला में गया तो वहां भी बुद्ध रहते हैं ना। उधर के लोग आएंगे तो अंबेडकर को देखेंगे, इधर के लोग आएंगे जाएंगे तो वहां का कल्चर देखेंगे। पढ़ना तो चाहिए, सबको देखना चाहिए। हमें बौद्धों में किसी भी प्रकार का तनाव झगड़ा नहीं चाहिए, चाहे वो हीनयानी हो, चाहे वो महायानी हो, चाहे वो तंत्रयानी हो, चाहे वो वज्रयानी हो। जो बौद्ध है, बुद्ध को मानने वाला है, उसको हमको इकट्ठा करना है। और आज की हालत में जब प्रतिक्रांति का यह मौन दौर चल रहा, जब बौद्ध गया में भी हमारे हाथ से बौद्ध गया ही हमारे हाथों से छीनने लगे, ऐसे समय में हम लोग सोए रहेंगे तो सत्यानाश के कारण तुम भी होगे, हम भी होंगे, और ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। बंदे जी आए, बंदे जी ने तारीफ दी, मैं बहुत ऋण मानता हूँ बंदे जी, और आपके ऊपर मैं बहुत मैं आशा अपेक्षा करता हूँ। आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, आपके मार्गदर्शन में कारवा बढ़ेगा। आप सभी ये जो अधिवेशन हो रहा, गुरुवर्य वाहुल सर उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी कोई यहाँ पे ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। हमारे जो जिला के अध्यक्ष है धानोरकर सर, बहुत सादे सिंपल व्यक्तिमत्व है। उनकी ये सब करने की उनकी क्षमता उन्होंने पहले ही बता दिया था। यहाँ पे आकर जो हमने, मेरा साला है यहाँ पे किशोर सरोदे, उसने थोड़ी मदद की, उसके मदद से, और हमारा दूसरा मित्र है राहुल खांडेकर, उसकी मदद से ये 2 स्वागताध्यक्ष मिले और ये सब कारवा हमने तैयार किया और ये अधिवेशन संपन्न होने जा रहा। कुछ गलतियां हुई, कुछ खामियां रही, कुछ व्यवस्था नहीं हुई, तो उसको ज्यादा दिल में नहीं लेने का, उसको माफ कर देने का, और दोनों दिन ढंग से सुनने का, ढंग से बैठने का, और यहाँ से मैसेज लेकर जाने का। और इसीलिए ये अधिवेशन है। ये इतना कहते हुए सबका स्वागत करते हुए, और मैं मेरा ये जो लंबा प्रास्ताविक हुआ उसको मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। अशोक भाऊ ने जो भूमिका यहाँ बताई कि पूरी तरह से रास्त है कि हमारी बुद्ध विहार की संस्कृति निर्माण होना ये कितनी आवश्यक है। हमारे गली का बुद्ध विहार पूरी तरह से हमारे ताबे में नहीं है, तो हम बुद्ध गया की मांग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गली का, हमारे बस्ती का, हमारे गांव का विहार अगर हम पूरी तरह से एकता के साथ चलाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बुद्ध गया ये कभी किसी के हाथ में रहेगी। बुद्ध गया ये कब का मुक्त होता था, लेकिन इस भाव ने जो बताया कि बुद्ध विहारों की संस्कृति निर्माण नहीं होने से वजह से कि इस आज के दौर में बुद्ध गया की मुक्ति की मांग या अधिवेशन करता है। और भाव ने जो बताया कि हम चाहते हैं कि बुद्ध गया मुक्ति हो, आप सभी उस बुद्ध गया मुक्ति के साथ खड़े रहने का अब ये अधिवेशन आश्वासित करता है। आज के इस उद्घाटन समारोह में हमारे बीच अभी जो प्रमुख अतिथि के रूप में यहाँ पधारे वो सूर्यकांत आताई गंगाधर गाड़े, उनका ये अधिवेशन तहे दिल से स्वागत करता है। इस अधिवेशन के जो स्वागताध्यक्ष है
भाऊ ने बताया कि जिन्होंने ऊर्जा भूमि का निर्माण किया और ऊर्जा भूमि जब पूरी तरह से खड़ी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि औरंगाबाद की शान वो ऊर्जा भूमि होगी। वो ऊर्जा भूमि की निर्माता चेतन जी कांबळे, मैं इनको अनुरोध करता हूँ कि वो स्वागत पर वो अपना निम्न भाषण यहाँ रखे। चेतन कांबळे। आज छत्रपती संभाजीनगर मध्ये आज ज्या संभाजीनगरला बाबासाहेब आंबेडकरांचं जास्तीत जास्त काळ वास्तव्य राहील, या अशा ऐतिहासिक शहरामध्ये हे अधिवेशन होत आहे। सर्वप्रथम मी अशोक भाऊ सरस्वती यांचं मी मनापासून हे म्हणजे अभिनंदन करतो। त्यांच्या मधून जी ऊर्जा आहे ती ऊर्जा म्हणजे त्यांचं वय पाहता ते दिवस रात्र इथं येऊन जेव्हा हे सगळं काम करण्यासाठी त्यांच्या मनामध्ये एक वेगळं काहीतरी करायचा विचार होता, म्हणून ते माझ्याकडे आले। त्यांनी सांगितलं की आपल्याला असं एक अधिवेशन घ्यायचं। आता अधिवेशन आणि जयंती याच्यामध्ये भरपूर फरक आहे। आपण प्रयत्न केले ज्या पद्धतीने त्या पद्धतीने अधिवेशन यशस्वी होईल, परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेलं आहे की भीमा तुझ्या विचारांचे 5 लोक जरी आहेत तरी आपण हा विचार आपण तळागाळापर्यंत पोहोचवू शकतो। हे अशोक भाऊ सरस्वतीच्या माध्यमातून हे सगळं घडताना दिसत आहे। व्यासपीठावर पूजनीय भंतेजी, विनरक्षिताजी, ज्ञानरक्षित भंतेजी, प्रदीप आगलावे सर, बावळू सर, गाडेताई आणि वाकेकरजी, भारत शिरसाट सर आणि सगळ्या टीमच्या वतीने मला जास्त भाषण करता येत नाही। मी एक कार्य करणारा कार्यकर्ता आहे। माझ्यासारख्या एका ध्येयवाड्या कार्यकर्त्यांनी या औरंगाबाद शहरातील डोंगर कट करून, बाबासाहेबांच्या लेखणीनं डोंगर कट करून तिथं आपण नागपूरच्या दीक्षाभूमी एवढं म्हणजे त्याचं पावित्र्य नाहीये, पण बाबासाहेबांची ज्याची इच्छा होती मिलिंद महाविद्यालयात की एक मोठं स्तूप असलं पाहिजे, ते बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं नागपूर नंतर। तर या औरंगाबाद शहरामध्ये सगळ्या ठिकाणाहून ते दिसेल आणि या औरंगाबाद शहराचा इतिहासने भूगोल बदलण्याची ताकद माझ्यासारख्या एका सर्वसामान्य झोपडपट्टीतल्या कार्यकर्त्यांनी केलं। म्हणजे मी विचार नाही केला की मला बंगला बनला पाहिजे, मी हा विचार केला की एक सम्राट अशोकाने तयार केलेली चळवळ 84,000 बुद्ध विहारांची चळवळ, त्याच्यामध्ये एक बुद्ध विहार मी माझ्या वतीनं बनवून हा बुद्ध धर्म आणि तिथून बुद्ध धर्माचा प्रसार झाला पाहिजे एवढी माझी मनापासून इच्छा आहे। ते चळवळीचं केंद्र आहे, म्हणून एक आपलं स्वतःचं घर बनवण्यापेक्षा आपण या शहरामध्ये ऊर्जा भूमी जी 500 वर्ष जिवंत राहील असं काम मी करत आहे, लक्षात ठेवा। आणि हे करत असताना तुम्हाला जरी आज मी उभा दिसत असेल, पण माझी तब्येत एवढी खालावलेली आहे, 30% हार्ट चालतं माझं, 45 टाक्याचं ऑपरेशन आहे। निसर्ग कॉलनी पेठनगरचे सगळे लोक आहेत, त्यांनी मला पाहिलेलं आहे। पण माझ्यामध्ये जी एक धमक आहे की आपल्याला ती धमक, ती ऊर्जा केवळ बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे दिलेली आहे आणि त्या धमकीच्या आधारावर आपण इथं येणाऱ्या काळामध्ये म्हणजे आज जरी संत एकनाथ रंग मंदिरला आपण हे अधिवेशन घेतलं, पण येणाऱ्या काळामध्ये या चळवळीचे सगळे काही चळवळ ऊर्जा भूमीतून झाल्याशिवाय राहणार नाही एवढा शब्द देतो। आणि काही चुकलं असेल माफ करा। हा कार्यक्रम बुद्ध विहाराचा आहे, मी एक असा सहसा कार्यकर्ता आहे। यात संत एकनाथ रंग मंदिरामध्ये मी 10,000 भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म हे गाडे साहेबांच्या हाताने इथून लोकार्पण केलेलं होतं। हेच ते संत एकनाथ रंग मंदिर आहे। एवढं बोलतो, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तथागत महाकारुणिक गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाई, माता जिजाऊ और हमारे सभी जो आदर्श है उन सबको नमन करता हूँ। भारत में पहली बार बौद्ध विहारों का समन्वय जब हुआ होगा और आज हमें तब जाकर तीसरा विहारों का समन्वय अधिवेशन का मौका मिला है। इस
समारोह के प्रमुख हमारे मार्गदर्शक पूजनीय भंते विनय रखीता जी, इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय वाहुल सर, मेरे साथी आदरणीय चेतन जी कांबळे, इस समारोह के उद्घाटक अम्बेडकरी विचारवंत आदरणीय प्रदीप जी आगलावे और हमारे सभी के मार्गदर्शक एवं जिनकी ये संकल्पना रही कि बौद्ध विहारों का भी समन्वय हो सकता है, होना चाहिए, ऐसे हमारे मार्गदर्शक अशोक जी सरस्वती बौद्ध। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस बार मैंने ये पढ़ा या मुझे जानकारी मिली कि बौद्ध विहारों का समन्वय, सबसे पहले तो मेरे जैसे आदमी को भी हंसी आती है। हमारे दो इंसानों में, एक कुटुंब में, एक गली में, एक गांव में समन्वय होता नहीं, दो दोस्तों में जल्दी समन्वय होता नहीं। और आजकल तो हमारे बौद्ध विहार राजकारण के अड्डे बन चुके हैं, वाद विवाद स्पर्धा के अड्डे बन चुके हैं। और खास करके मेरे जैसे नौजवान बौद्ध विहार में जाते नहीं, सिर्फ बड़े बुजुर्ग जाते हैं। तो बुजुर्गों का समन्वय करना चाहते हो या सिर्फ बुद्धों का? बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे सवाल है। मगर जब मैंने जाकर अशोक जी सरस्वती बौद्ध इनको सुना तो सबसे पहले तो मेरे मन में पहले ही डाउट हुआ, क्या सामने वाला इंसान जिसका नाम अशोक सरस्वती है, सरस्वती नाम सुन के ही मैं डर गया। जब उनके नाम में सरस्वती आया मुझे लगा ये तो हमारा ज्ञान छीनना चाहते, ये तो हमें ज्ञान देना नहीं चाहते। मगर जब जाके इतिहास में पढ़ा, उनसे बात की, तो उनके माँ का नाम सरस्वती जी है, तब तो मुझे सरस्वती नाम से भी रिस्पेक्ट पैदा हो गई। वरना पूरी जिंदगी हम सरस्वती के खिलाफ काम करते रहे। मगर सरस्वती जी ने, जो उनकी माँ है वो हमारी भी माँ है, ऐसा लाल पैदा किया है कि उनके दिमाग में ऐसा आता है कि सारे बौद्ध विहारों का समन्वय हो। और समन्वय किस बात का, किस लिए और क्यों करना चाहिए? आज जिस अवस्था में बौद्ध समाज या बौद्ध धर्म के लोग पूरे देश में, खास करके हमारे भारत देश में जिस प्रकार से समस्या से जूझ रहे, अभी हाल ही में हमारा सबसे, दुनिया का सबसे जो पवित्र स्थल हम जिसे मानते हैं बौद्ध गया, आज वो हमारे कब्जे में नहीं और हजारों सालों से नहीं। मतलब हमारा होके भी हमारा नहीं। जो मनुस्मृति के खिलाफ काम करने वाले हमारे लोग जानबूझ के मनुस्मृति के दावे में हमारा बौद्ध विहार चले गया। इसलिए बौद्ध विहार का समन्वय जरूरी है। और बौद्ध विहार का समन्वय करना मतलब जैसे अभी अशोक जी सरस्वती ने कहा कि दीवारों का समन्वय नहीं होगा, ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग का, या आपका बौद्ध विहार ऊंचा है या मेरा बौद्ध विहार अच्छा है, ज्यादा सुंदर है, ये विचारों का समन्वय है। बौद्ध विहार, उसमें के जो विचार चलेंगे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे, उसका समन्वय। कितनी बिल्डिंग छोटी, कितना छोटा और कितना बड़ा, ये बौद्ध विहारों का समन्वय में भाग नहीं आता। विचारों का समन्वय, कार्य का समन्वय। हम देखते हैं कि किसी वाकेगर सर के शादी में जाए तो शादी का समय होता 11:21, लगती 5 बजे, लोग गालियां देते। किसी के अंत्यविधि में जाए तो इसका 2 मिनट श्रद्धांजलि, इसका 2 मिनट, इसका 2 मिनट, लोग रो रहे। इसके घर के 2 दिन से उन्होंने कम से कम खाना नहीं खाया या सवेरे से रो रहे, और हमारा चल रहा है वहां पर प्रवचन। ये सारी समस्या है हमारे समाज में। दूसरे धर्म के लोग बौद्ध अनुयायी या बौद्ध धर्म के लोगों को नाम रखते हैं कि ऐसा कैसा आपका चरित्र, किस प्रकार से आप जीवन व्यतीत करते हो, तो बौद्ध विहार में कैसे करते होंगे। इसीलिए ये सभी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं आपके मन में अलग होगी। हुंडा प्रति आज हमारे इसमें थोड़ी कम होगी शायद, मगर ये भी समस्या हमारे समाज में आज से सबसे बड़ी अगर समस्या कोई होगी तो पढ़े लिखे लोग भी अपने लड़कियों की शादी नहीं कर रहे, या बहुत सारी लड़कियां ऐसी उनकी उम्र 40 के ऊपर हो गई। ये ऐसे सारे समस्याओं का हल बौद्ध विहार में आके चर्चा करनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि बौद्ध विहार, इसमें चर्चा किस बात की होगी, चळवळी से केंद्र झालं पाहिजे, मूवमेंट चलना चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। और इसकी शुरुआत अशोक जी सरस्वती ने की है। इसलिए इस देश के
जो भी बौद्ध धर्म में विश्वास रखते वो सब लोग उनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे इस सभागार की क्षमता लगभग 750 है। भारत के लगभग 12 से 13 राज्य से लोग यहाँ आ चुके हैं। इसका मतलब समन्वय का काम शुरू हो गया है। समन्वय एक दिन में होगा नहीं, ये एक प्रकार की क्रांति है। अच्छे विचारों को एक साथ लाना ये बहुत बड़ा काम होता है। दो गधे एक साथ बैठ सकते हैं, मगर दो होशियार लोग कभी बैठते नहीं, क्योंकि उनमें स्पर्धा होती है कि तू ज्यादा होशियार या मैं ज्यादा होशियार। ये समन्वय साधना सबसे बड़ी मुश्किल और कठोर कार्य है। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि आप लोग जिस प्रकार का साथ आप सहयोग दे रहे हैं, और आज और कल 2 दिन में जो भी सत्र होंगे, जो सत्र होने जा रहे हैं, वो इस देश के इस विषय के सब तज्ञ लोग हैं, और इस चर्चा में जो भी बात होने वाली है वो आपको और मेरे को हमारे जीवन में, हमारे बौद्ध विहार में, हमारे संसार में और हमारे धम्म में कुछ हमारी कमियां और खामियां सुझाएंगे। वो सुझाएंगे और हमें उस पर अमल करना है। अगर इस अधिवेशन का सफलतापूर्वक कुछ सफल होगा तो यहाँ पे कितनी गर्दी और कितनी भीड़ ये मायने नहीं रखता। अगर आप जाके आपके बौद्ध विहार में, जो बौद्ध विहार के साथ संपर्क में हो, जो बौद्ध विहार आप कहलाते हो, या जो भी बौद्ध विहार बनने जा रहा है, उस सभी बौद्ध विहारों पर आप अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। और माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जिन्होंने मुझे कहा था कि ये चळवळ का केंद्र होना चाहिए, मूवमेंट चलनी चाहिए, अगर इस तरह से आप काम करने का हौसला लेकर जाएंगे तो मुझे लगता है ये बौद्ध विहार का समन्वय अधिवेशन जो चल रहा है ये सफल हो जाएगा। और आने वाले सालों में आप सब लोग, आपके संपर्क में जितने भी बौद्ध विहार है, उन सभी बौद्ध विहारों को भी सूचित करेंगे, और जितने बौद्ध विहार आपके पास है, जिनकी जानकारी आपके पास है, उनका नाम, उनको ट्रस्टी का भी नाम इस समिति को देंगे। इस विचारों के साथ आप सब लोगों को जुड़ाएंगे तो एक दिन हमारा समन्वय होगा, बौद्ध विहार का होगा, मतलब इंसानों का होगा, बौद्ध अनुयायी का होगा। और एक दिन जब हम जो कह रहे हैं कि हमको भारत बौद्धमय बनाना है, वो सपना भी पूरा हो सकता है। यही उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद वाकीकर सर जी। सर जी ने जो बात यहाँ उठाई, जो चिंतन उन्होंने रखा कि बौद्धों की समस्या क्या है, इस समारोह सत्र के बाद यहाँ वही एक सत्र होने जा रहा है कि बौद्ध समाज की समस्या क्या है, और समस्या के साथ उपाय भी आप इस मंच पर वो बताए जाएंगे। तो आप सभी को अनुरोध है कि आप इसके बाद का भी जो सत्र है अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन सत्र के सभी वक्तागण यहाँ उपस्थित है। इसके बाद अपन जो प्रकाशन करने जा रहे हैं, तो इस अधिवेशन की जो स्मरणिका है धम्मनिका, मैं सभी मंच पर उपस्थित सर्व मान्यवर, मैं इनको अनुरोध करता हूं कि वो इस अधिवेशन की स्मरणिका धम्मनिकाय का प्रकाशन करें। पूज्य भदंत विनय रक्षिता महास्तवी डॉक्टर प्रतिभा ग्लावे सर, कॉमरेड धनाजी गुरव सर, प्राचार्य डॉक्टर एम ए बाहुल सर, भदंत ज्ञान रक्षित आणि और सभी बंदेगण। सभी मान्यवरों का आभार। मान्यवर को विनंती है कि वहीं खड़े रहे। दूसरा जो किताब है बौद्ध विहाराची समन्वय आवश्यकता, अशोक सरस्वती बौद्ध, इन्होंने जो किताब लिखा है मराठी में, उस किताब का भी प्रकाशन यहाँ सभी मान्यवर करेंगे।
बुद्ध विहारों का समन्वय, बुद्ध विहार समन्वयाची आवश्यकता, ये जो किताब है अशोक सरस्वती बौद्ध इन्होंने लिखा है, उसका भी प्रकाशन यहाँ हो रहा है। सभी मान्यवरों का धन्यवाद। इसके बाद जो तीसरा किताब है कि बुद्ध वंदना और जो शब्दार्थ, ये बुद्ध विहार समन्वय समिति के ओर से गुजराती में ये जो प्रकाशन होने जा रहा है, गुजराती पुस्तक है। मैं सभी मान्यवरों को रंजनाबेन वानकर मैडम जी, आप जहाँ भी हो वो तुरंत मंच पर आ जाए। वो गुजरात से आई हुई है और ये जो किताब है ये गुजराती भाषा में प्रकाशित होने जा रहा है। अशोक भाऊ सरस्वती ने बताया कि देश की 16 भाषा में ये जो बुद्ध विहारों की समन्वय की आवश्यकता जो है, ये 16 भाषा में प्रकाशित होगा। जो देश की प्रमुख भाषा है, जहाँ इस देश के अंदर भारत में जहाँ जहाँ बौद्ध लोग रहते हैं और जो भी उनकी भाषाएं, उन सभी की भाषाओं में ये प्रकाशित होगा। आज गुजराती में प्रकाशित होने जा रहा है। सभी मान्यवरों का धन्यवाद। इसके बाद जो डॉक्टर ये नासिक से आए हुए डॉक्टर मिलिंद तायडे, इनका भी एक जो किताब है, हाँ इसका भी प्रकाशन यहाँ होने जा रहा है। बुद्ध आणि त्यांच्या धम्मग्रंथाच्या प्रस्तावनेची फ्रेम, त्यांनी हे पुस्तक, उन्होंने किताब मराठी में लिखा हुआ है। ये सभी मान्यवरों की डॉक्टर मिलिंद तायडे, थैंक यू। सभी मान्यवरों का यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रकाशन के बाद ये हमारे अधिवेशन की जो प्रमुख अतिथि है, मैंने जो बताया, सूर्यकांताताई गंगाधर गाड़ी जी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ का जो आंदोलन 17 साल चल रहा था, उस आंदोलन के जो नेता थे, जिन्होंने एक संस्था का निर्माण किया और उन्होंने एक पार्टी भी चलाई थी। अभी उनकी पूरी जिम्मेदारी सूर्यकांताताई गाड़े ये चला रहे हैं। मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि सूर्यकांताताई गाड़े अपनी बात अपने सामने रखें। सूर्यकांताताई गाड़े। भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, मातोश्री रमाई, मातोश्री जिजाई या सर्व महामानवांना अभिवादन करते। आणि आज बुद्ध विहाराचं राष्ट्रीय अधिवेशन ला सुरुवात झालेली आहे आणि या अधिवेशनाला मी खूप खूप शुभेच्छा देते। आणि या अधिवेशनासाठी सन्माननीय व्यासपीठावर असलेले आदरणीय भंतेजी, सरस्वतीजी आणि इतर मान्यवर आणि माझ्या भीमायनमध्ये आलेले प्रदीप आगलावेजी आणि आपण सर्वांना मानाचा जयभीम करते। आज अधिवेशनाची सुरुवात झालेली आहे, खूप खूप शुभेच्छा। आपण लोक दुरून दुरून आलेले आहेत। या निमित्तानं मी एवढंच सांगू इच्छिते की बाबासाहेबांनी आपल्याला काय सांगितलं आहे। आपले लोक सध्या फारच याच्यात आहेत, कळू झालेले आहेत। तुम्हाला राग येईल, परंतु मी तुमच्या सोबत
माझ्या साहेबांनी, गाडे साहेबांनी काय केलं आहे हे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. मी सांगण्याची गरज नाही आहे. मी एक नोकरी करणारी महिला होती आणि सगळे कार्यकर्त्यांना सांभाळत होती, सगळ्या उभ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे. आणि हे सगळं करत असताना माझ्या अनेक संकट आले, पण मी घाबरली नाही. ताकद कुणाची होती? बुद्धाची आणि बाबासाहेबांची ताकद होती, हे लक्षात असू द्या. आणि मी आताही माझ्या प्राणशेपर्यंत मी तुमच्या सोबत राहील. केव्हाही मला बोलवा, मी तुमच्या सोबत राहील, माझ्या शरीरात प्राणशेपर्यंत. परंतु एक तुम्हाला या दिवशी मी सांगते, कारण बाबासाहेब आपल्याला नेहमीच सांगतात शिक्षण हे महत्वाचं आहे. जे लोक शिकले त्यांनी अनादी म्हणजे समाज आहे, त्या समाजाच्या पाठीशी उभं राहायला पाहिजे, या विचाराची मी आहे. कारण ते अनाडी आहे, त्यांना समजत नाही आहे काही कार्यक्रम कसे घ्यावेत, कसं करावं हे पण त्यांना कळत नाही. आज परिस्थिती फार वाईट आहे. सरकार काय आहे याची जाणीवही तुम्हाला आहे. संविधान बदलायची भाषा बोलली जात आहे. दुसरी गोष्ट, विहाराचं अनुरूपीकरण करण्यात येत आहे. यासाठी तुम्ही सर्वांनी एक व्हायचं आहे. बाबासाहेब म्हणायचे, ज्या दिवशी माझा समाज एक होईल त्या दिवशी माझं कार्य पूर्ण होईल. तेव्हा मला आपणाला हात जोडून सूचना करायची आहे, विनंती करायची आहे की संविधानासाठी अँड आपल्या बौद्ध विहारासाठी सर्वांनी एक व्हावं. आम्ही काय वाटेल ते होऊ द्या, पण आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. तुम्हाला कशाची काय गरज वाटली तर माझ्याच्यानं जेवढं होईल, साहेब तर आता नाही आहे, परंतु मी जे काही थोडंफार तुमच्यासाठी करू शकेन, समाजासाठी करू शकेन, एवढं मी तुम्हाला इथं आश्वासन देते. आणि एवढंच सांगते, समाजासाठी जर आपण झटलो नाही, काही केलं नाही किंवा काही त्यांना सांगितलं नाही तर आपण चुकीचं आहे असं मला वाटते. म्हणून गाडे साहेब नेहमी म्हणायचे की नाही, माझा समाज आहे. इतर ऑफर आल्या साहेब माझ्या घरी, मी सगळ्यांना ओळखून आहे आणि कितीतरी ऑफर आल्या, पण साहेबांनी समाजासोबत राहणं कबूल केलं. तुला मंत्री किती दिवस ठेवणार आहात म्हणे तुम्ही मला, मी माझ्या समाजाचा मंत्री आहे असं ते नेहमी म्हणायचे. आणि काम करत राहायचे. अनेक आंदोलन असतील, अनेक निदर्शने, घेराव काय जे असेल, त्यासाठी त्यांना अनेक केसेसमध्ये जावं लागलं. अनेक केसेस त्यांच्यावर झाल्या. जवळजवळ 25च्या वर केसेस मी एकटीने सोडवल्या. आणि नंतर त्यांना महाराष्ट्र सरकारने जपानला बोलवलं बाबासाहेबांच्या स्टॅच्यू बसवण्यासाठी. तेव्हा आम्हाला निमंत्रित केलं, आम्ही दोघेही तिथे होतो. आताही मला बोलवलं होतं, परंतु मला नाही जाता आलं. ठीक आहे, पण काही जरी झालं असेल तर मी तुमच्या सोबत आहे आणि तुमच्या सोबत राहील. पुढे प्राण असेपर्यंत तुमच्या सोबत राहील. तुम्ही संविधानासाठी आणि बौद्ध विहारासाठी गाडे साहेबांनी काय केलं? पूज्य भंतेजी, चंद्रमोदीजी इथे आहेत. काय केलं त्यांनी ते त्यांच्याच तोंडून तुम्ही ऐका. मी तर घरात बाई होते, मला माहित नाही, परंतु बुद्ध विहार सोडवण्यासाठी गाडे साहेबांनी काय केलं याची प्रतिक्रिया तुम्हाला आपले चंद्रमोदीजी सांगते. तेव्हा हे सगळे आपले जे औरंगाबादचे बुद्ध विहार आहेत ते वाचले नाही तर सरकार त्याच्यावर बुलडोजर फिरवणार होतं. हे काम जर कोणी केलं असेल तर ते गाडे साहेबांनी केलेलं आहे. म्हणून मी त्यांच्या पाठीशी आहे. काय जे असेल तर या पुढील प्राण असेपर्यंत मी तुमच्या सोबत राहील, एवढंच ते आश्वासन देते. थांबते. जय भीम, जय संविधान, जय भारत. कि बाबा साहब ये भी भारत तक मर्यादित नहीं है. बाबा साहब के जो विचार है, ये विचार मानव के कल्याण के लिए, मानव के अधिकार के लिए है. इसलिए बाबा साहब अभी ग्लोबल बने हैं. अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, उत्तर कोरिया हो, जापान, श्रीलंका, चीन आदि देशों में उनके विचारों को अपनाए जाते हैं.